नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल द इकोनॉमिक्स हाउस में, जिसमें आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की एक कंप्लीट सीरीज शुरू करने वाले हैं 11th क्लास के लिए। इस सीरीज की शुरुआत दोस्तों हम अपने चैप्टर डिमांड से करेंगे, जो कि 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरा दावा है कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देख लेंगे तो आपको डिमांड से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये डिमांड क्या होता है। इस डिमांड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझने की ट्राई करेंगे। सपोज मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए इनको भूख लगी। अब इन्हें भूख लगी तो जब हम लोगों को भूख लगती है तो दिमाग में तरह तरह की चीज आने लग जाते हैं कि यार बटर चिकन खा लेते हैं, यार पनीर खा लेते हैं, यार चलो मोमोज खा लेते हैं। लेकिन जब भूख लगती है ये सब चीजें मन में आती है, लेकिन हम जो खाते हैं वो तो हमारी जेब बताती है कि हमारी जेब में जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उस चीज को खरीद सकते हैं और उस चीज से ही अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरी कर सकते हैं। सपोज मिस्टर ए के पास सिर्फ 20 रुपए है। अब ये 20 रुपए में बटर चिकन के ख्वाब तो देख सकते हैं, बट ये उसको ले नहीं सकते क्योंकि 20 रुपए में बटर चिकन भाई का आएगा नहीं। अब मिस्टर ए की दूसरी ख्वाहिश है कि वो मोमोज खा ले, लेकिन जिस तक जगह से मिस्टर ए मोमोज खाना पसंद करते हैं वहां पर मिनिमम 40 रुपए के मोमोज मिलते हैं। मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, मिस्टर ए चाहते हैं कि चलो समोसे खा लेते हैं, तो मिस्टर ए 20 रुपए में समोसा खा सकते हैं। इन तीनों में से मिस्टर ए की डिमांड क्या है, और अगर जो चीज बाकी है वो डिमांड क्यों नहीं है, इसका भी रीजन समझेंगे। मिस्टर ए के इनकम के अंदर खाली एक गुड्स आ सकती है और वो है समोसा, और इस समोसे को खाने के लिए मिस्टर ए के पास इनफ पैसा है। बट मिस्टर ए तो चाहते हैं कि मैं बटर चिकन भी खा सकता हूं, मैं समोसा भी खा सकता हूं, मैं मोमोज भी खा सकता हूं। बट मिस्टर ए सिर्फ ये चाहते हैं, वो कर नहीं सकते। मिस्टर ए इन चीजों को खरीदने के कैपेबल नहीं है। अगर मिस्टर ए इन चीजों को खरीदने के कैपेबल होते, उनकी इनकम के अंदर ये आता और वो खरीदना चाहते हैं, जो चीज चाह रहे हैं और खरीद सकते, तो ये उनकी डिमांड कहलाती। अभी यहां पर मिस्टर ए की जो सिर्फ डिमांड है वो क्या है, एक समोसा। तो इतनी जो कन्वर्सेशन अभी हमने करी, इतना जो हमने ये एग्जांपल लिया, इससे हमें एक चीज समझ आती है कि डिमांड किसी पर्सन की उस क्वांटिटी से रिफर करता है जिसको वो अपनी इनकम के अंदर खरीद सकता हो प्लस खरीदना चाहता हो। इस अकॉर्डिंग जो मिस्टर ए है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग समोसा खरीद सकते हैं, तो उनकी डिमांड समोसा कहलाएगी। Demand refers to that specific quantity of a commodity which a consumer wants to purchase and able to purchase under his given income. Easy? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले डिमांड को समझने के लिए हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल डिमांड शेड्यूल नथिंग बट द डिमांड टेबल से समझते हैं। देखिए, हम रेशनल कंज्यूमर है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब हम ये इकोनॉमी में जो भी चीज इवेंट्स होते हैं उनके प्रति ना समझदारी से रिएक्शन करते हैं। जैसे एक समझदार इंसान जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है ना तो उसको ज्यादा नहीं खरीदता, कम खरीदता है, कंजम्पशन उसकी कम करता है क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं। इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट ये बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और जैसे जैसे प्राइस घटता है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए, यहां पर पहले प्राइस 5 रुपए था, तो 5 रुपए पे कोई कंज्यूमर किसी गुड्स की 10 क्वांटिटी खरीदता था। मान लीजिए जब 5 रुपए था तो मैं 10 समोसे खरीद रहा था, 10 समोसे खरीदा था, कीमत 4 रुपए हो गई। अरे कीमत तो सस्ती हो गई, अब मैं ज्यादा खरीदूं, 20 खरीद रहा हूं, और कम हो गई, तीन हो गई, और खरीद रहा हूं, बढ़ाते चले जा रहा हूं। यानी कि जैसे जैसे कीमत क्या होगी, कम होगी, हमारी डिमांड क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जाएगी। और इसी चीज को दिखाया जाता है इस कर्व से। ये कर्व गलत है, इस कर्व को इस तरीके से शो करा जाता है डिमांड। ये हमारा वाई एक्सिस, ओरिजिन और एक्स एक्सिस। जब हमारी कीमत इस लेवल पे थी तो
हमारी प्राइस ये थी तो हम क्वांटिटी दी खरीदे थे, आपने क्या देखा, प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो कर्व नीचे की साइड जाएगा, ये P1 है और ये हमारी प्राइस P2 पे क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसे ही प्राइस कम हुई तो देखिए हमको ये पॉइंट मिला, इसको हम अपने डिमांड कर्व पे ले जाएंगे तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस जब P1 था तो हम क्वांटिटी Q1 खरीदे थे और जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी Q2 पे शिफ्ट हो गई, ये आगे जो है प्राइस कम क्वांटिटी बढ़ गई। इसका उल्टा होगा, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। क्या होता है मार्केट डिमांड? देखिए, मार्केट डिमांड इज नथिंग बट दी डिमांड ऑफ टू और मोर कंज्यूमर। मार्केट में कोई एक इंडिविजुअल बंदा तो होता नहीं, कोई अकेला पर्सन तो होता नहीं है। और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये समझते हैं कि हम जो भी स्टडी करेंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे करेंगे। बट मार्केट के अंदर एक बंदा तो होगा नहीं, कम से कम दो, मतलब कम से कम तो दो लोग होंगे, उसी को हम मार्केट कहेंगे, और ज्यादा ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो उन सब की डिमांड को जब हम कंबाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। और उसी को यहां पर एक शेड्यूल से दिखाया गया है कि क्वांटिटी A% है, B% है और C% है। 10 रुपए जब कीमत होती तो A 18 खरीदता है, ये B 10 खरीदता है और B C 12 करता है, क्योंकि हर किसी की जो डिमांड है वो उसके परस्पेक्टिव से वेरी कर सकती है कि भाई मेरे लिए 10 रुपए भाई सस्ता है, किसी और के लिए महंगा हो सकता है, तो उसकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है। गॉट इट? जैसे ही कीमत बढ़ती है, मिस्टर ए जो है वो 16 कर लेते हैं अपनी कीमत, मिस्टर बी क्या कर लेते 10 कर लेते हैं, और मिस्टर सी क्या कहते हैं, मिस्टर बी 8 कर लेते हैं और मिस्टर सी कितना कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। सबने दो दो से क्वांटिटी करा दी। जैसे ही कीमत 14 हो गई, वैसे ही जो हमारे में क्वांटिटी है वो मिस्टर ए की वो कितनी 14 हो जाती है, मिस्टर बी की कितनी 6 हो जाती है और मिस्टर सी की 8 हो जाती है। आपको दिख रहा होगा तीनों को अलग अलग तरीके से फर्क पड़ रहा है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तीनों में सेम तरीके से लागू हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है ये लोग अपनी क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। मार्केट डिमांड क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दो। जब प्राइस 10 है तो 18 प्लस 10 28, 28 और ये कितना हो जाएगा 40। जब हमारे पास कीमत 12 है तो यहां पर 16 प्लस 8 ये हो गया 24, 24 या 34। जब कीमत क्या कहते हैं 14 हो गई तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 28। अंडरस्टूड? जब ये हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं कीमत 16 हो गई तो इन दोनों का आएगा 22 और जब ये हो गए तो ये हो जाएगा हमारा 16। देखिए जिस तरीके से ये लगातार कम हो रहा है इसको बोलते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मार्केट डिमांडेड। मार्केट डिमांड की क्वांटिटी में लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे कमी आ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी भी। चलिए इसके बाद समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मैंने अभी आपको बताया, लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट दी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। प्राइस एंड कमोडिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशन। यानी कि जब अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन अगर प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और हमारे पास यहां पर टोटल 5 फैक्टर है। डिमांड ऑफ एक्स गुड इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, ई एंड टी। ठीक है, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, पी एक्स, फिर पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पी आर, फिर इनकम मतलब वाई। याद रखना इकोनॉमिक के अंदर हम इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस टी और उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ई। और इन पांचों को हम डिटेल में कर्व के हिसाब से अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी एक्स, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी समझिए, हम जिस गुड का कर्व बना रहे हैं, मैंने जिस गुड्स का कर्व लिया, सपोज मैंने एक गुड लिया एक्स, क्या कहते हैं
मान लीजिए मैंने कॉफी लिया, कॉफी, मैंने गुड लिया कॉफी, तो यहां पर लिखूंगा मैं क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी। जब मैंने क्वांटिटी ली कॉफी की, तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का मतलब हम प्राइस किस दिए देखेंगे, कॉफी की ही प्राइस देखेंगे। जब कॉफी की प्राइस में चेंज आएगा तो क्या होता है, देखिए अभी मान लीजिए कॉफी की प्राइस कितनी है, पी है, P1 है। तो कॉफी की प्राइस जब P1 है तो ये कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, ये Q1 खरीद रहा है, Q1। लेकिन हमको पता है कि जब हमारी प्राइस कम हो जाएगी तो प्राइस कम होने पे क्या होगा, प्राइस कम हो गई, P2 प्राइस कम हो गई, तो प्राइस कम होने पे क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, Q2 पे। जब हम देखेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक पॉइंट, सॉरी, P1 पे Q1 खरीद रहा है और P2 पे Q2 खरीद रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा डिमांड कर्व कैसे बनेगा, हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि एक पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट हमें मिल गया और ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हमारा पहला पॉइंट क्या था, P1 पे हमारा कौन सा पॉइंट था डिमांड का, P1 पे हमारा ये वाला पॉइंट था, लेट से A पॉइंट था। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई, पॉइंट कौन सा शिफ्ट हो गया, पॉइंट हो गया हमारा B, ये वाला, और ये हमारा डिमांड कर्व कहां के साइड शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। जब हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमारी क्वांटिटी बढ़ी, और इस क्वांटिटी बढ़ने को ही बोलते हैं हम एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब, एक्सटेंशन मतलब कि यहां पर हमारी क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है। अभी मेरे को एक बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो दूर करनी है, कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है डिमांड। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसको समझाने के लिए जब मैं अगले स्टेप पर आऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप यहां पर समझिए कि इसमें जो चेंज आया है क्वांटिटी के अंदर, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, चेंज हुई है। जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है तो हम इसको, इस कंडीशन को बोलेंगे एक्सटेंशन। इसी का उल्टा, जब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं यहां बना देता हूं, एक सेकेंड। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यह हमारा डिमांड कर्व हो गया, y ओरिजिन x एक्सेस। अब देखिए हमारी जो प्राइस थी, मान लीजिए पहले कितनी थी, P1 थी, तो P1 पे हम कितना खरीद रहे थे, Q1 खरीद रहे थे। लेकिन जैसे ही प्राइस क्या हो गई, P2, यानी कि प्राइस बढ़ गई। तो प्राइस बढ़ने पे क्या हो जाना चाहिए बच्चों, क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए थी, तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, Q2 पे आ गए। मैच करते हैं ना। और ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। जैसे ही हमारा डिमांड कर्व बना, हमें दो पॉइंट मिले। दो पॉइंट कौन से, पहला वो पॉइंट जब हम शुरुआत में पॉइंट, मतलब शुरुआत में जिस कीमत पर हम क्वांटिटी खरीद रहे थे, वो पॉइंट था ये वाला, जिसको हम ए बोलेंगे। और अभी जैसे ही क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, वैसे हमारा जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है भाई प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई है, तो क्वांटिटी क्या करो, कर दो, कम कर दो, क्वांटिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन क्वांटिटी कम होने पे डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहां पर जो क्वांटिटी में चेंज आया, यहां पर मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, वो क्या है, डिक्रीज हुई है। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ ओन गुड्स, यानी कि गुड्स की अपनी कीमत, गुड्स की अपनी प्राइस में, जिस गुड्स का कर बनाया सिर्फ उसी की प्राइस में चेंज आएगा, तभी ये वाली सिचुएशन आएगी। बाकी सब में शिफ्ट इन डिमांड आएगा, शिफ्ट इन डिमांड, चेंज इन डिमांड।
इस कंडीशन को, इसको बोलते हैं हम, ये जो अभी हमने करा है इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व मतलब जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में वो कर्व के ऊपर ही आ रहा है, यानी कि कर्व ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। देख सकते हैं आप कैसे, ये कर्व ही क्या हुआ, पहले यहां से यहां नीचे गया अपने आप ऊपर ही, और इसके बाद ये कर्व कहां चला गया, ऊपर चला गया, अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो यानी कि कोई नया कर्व नहीं बन रहा, इसी कर्व के अंदर मूवमेंट हो रही है, इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी कर्व। और इसी कंडीशन से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सटेंशन, और उस कंडीशन में हमारा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और इस कंडीशन में हमारा जो हम डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझिए सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। ये जो टॉपिक है ये है हमारा सेकंड टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं पीआर, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, और हमारे पास दो रिलेटेड गुड्स होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझिए सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके लिए एग्जांपल यहां पर बहुत सारे, कि अगर मैकडी में बर्गर महंगा है तो हम बर्गर किंग जा सकते हैं, और अगर बर्गर किंग महंगा है तो मैकडी जा सकते हैं। केक नहीं है तो डोनट ले लो, डोनट नहीं है तो केक ले लो। क्या कहते हैं, कार महंगी पड़ रही है तो ट्रेन लो, और ट्रेन महंगी पड़ रही है तो कार लो। पेप्सी अच्छी नहीं लगती, कोका कोला ले लो, कोका कोला अवेलेबल है तो पेप्सी ले लो। ये सब एक और है हमारे पास, अगर चाय महंगी हो रही है तो कॉफी ले लो, कॉफी महंगी हो रही है तो चाय ले लो। ये सब एक दूसरे के बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जो कि जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं, कि भाई मार्केट में चाय महंगी है कॉफी ले लो, इससे अच्छा तो कॉफी पी लेते हैं। कॉफी महंगी है कौन पी रहा है, चाय पी लेते हैं। अब इनके हिसाब से क्या कहते हैं, जो डिमांड कर बनता है वो आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को समझ लिया आपने। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर टू गुड्स ऑल्टरनेटिव गुड्स दैट कैन बी यूज द सेम पर्पस, और वी कैन से दैट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स। आई होप समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसके हिसाब से हम डिमांड कर बनाएंगे। y ओरिजिन x एक्सिस, और हमारा ये आ गया डिमांड इनिशियल। समझिए क्या होगा जब हमारे पास, यहां पर सबसे पहले देखना है कि हमारी जो प्राइस में चेंज आएगा वो आएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के। यानी कि अभी जैसे हमने प्राइस ऑफ ओन गुड में करा था, मैंने उसके अंदर इतना बताया कि प्राइस जो चेंज होगा वो उसी गुड्स में चेंज होगा जिसका हमने कर्व बनाया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जिसका हम कर्व बनाएंगे उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज आएगा। लेट्स से हमने जो यहां पर कर्व बनाया वो बनाया कॉफी का, तो यहां लिख देता हूं मैं क्वांटिटी ऑफ कॉफी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी। ठीक है। अब अगर हम क्वांटिटी यहां पर कॉफी का कर्व बनाया है, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हम प्राइस किसकी देखेंगे। कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट होता है चाय। तो हम जो कर्व देखेंगे वो प्राइस देखेंगे, वो क्या देखेंगे, चाय की। तो कॉफी की क्वांटिटी यानी कॉफी की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा जब प्राइस चाय के चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, पहले का देखेंगे इंक्रीज का, और यहां पर प्राइस ऑफ टी डिक्रीज। समझिए सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, जब चाय की कीमत जो है बढ़ रही है। समझिए जो चाय पीने वाले लोग हैं उनके लिए चाय महंगी हो गई। जब उनके लिए चाय महंगी हो गई तो अब वो क्या करेंगे, उनके हिसाब से तो चाय महंगी हो गई तो मतलब कॉफी सस्ती पड़ रही होगी। तो जो जो लोग चाय का कंजम्पशन कर रहा होगा वो उसको चाय को छोड़ेगा और वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉफी पे। जब देखा आपने कि कॉफी की प्राइस में तो चेंज नहीं आया,
बट चाय पीने वाले चाय छोड़ के किस पे शिफ्ट हो गए, कॉफी पे। तो इस कंडीशन में कॉफी की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई, और कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई बिना प्राइस में चेंज हुई, यानी कि प्राइस क्या रहेगा, यहां पर सेम रहेगा। प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्राइस सेम है और कॉफी की क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि ये जो कर्व है ये हमारा है D1 था, और ये कहां शिफ्ट हो गया, D2 पे। बच्चों D2 पे शिफ्ट हो गया। पहला पॉइंट A था, फिर B पे शिफ्ट हो गया। पहले हम Q1 क्वांटिटी खरीद रहे थे Q2 पे, लेकिन प्राइस हमेशा P1 ही रहेगा। प्राइस तो कॉफी का चेंज नहीं हुआ था, प्राइस किसका चेंज हुआ था, प्राइस चेंज हुआ था चाय का। चाय की कीमत बढ़ने की वजह से वो लोग चाय पीना छोड़ के किस पे शिफ्ट हो गए, कॉफी पर, और कॉफी की डिमांड क्या कर दी इन्होंने, बढ़ा दी। इसके बाद देखते हैं दूसरी कंडीशन, जब चाय की कीमत कम हो जाए। मान लीजिए चाय की कीमत कम हो गई, तो चाय की कीमत कम हो जाने की वजह से उन लोगों को जो कॉफी पी रहे हैं वो दिख रहा होगा कि यार चाय तो सस्ती पड़ रही है, कॉफी महंगी पड़ रही है। तो जो लोग चाय पी रहे हैं वो तो चाय पीते रहेंगे, लेकिन जो कॉफी पी रहे हैं उनको कॉफी ज्यादा महंगी लग रही होगी चाय के मुकाबले, तो वो अपने आप ही क्या करेंगे, कॉफी को छोड़ देंगे, कॉफी की डिमांड कम करके चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर ये जो पहली डिमांड थी D1, यहां पर हमारी नई डिमांड करवाएगी। ये हमारी नई डिमांड करवा गई। अब डिमांड कर्व जैसे ही कम हुई, जैसे हमारी डिमांड कम हुई, हमारी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज तो पता है कि प्राइस क्या रहेगी, इसकी प्राइस इसकी सेम रहेगी। ये हमारा P1 प्राइस, पहले क्वांटिटी Q1 पे खरीद रहे थे क्योंकि हमारी डिमांड D1 पे थी, और अब किस पे खरीद रहे हैं, Q2 पे। पहले ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, यानी कि डिमांड का कहां शिफ्ट हो गया, यहां। और यहां पर ये, यहां पर जब भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो वहां पर हमारा जो कोई भी कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो हमारा कोई भी कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो जब हमारी चाय की, ओ सॉरी, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि क्या कहते हैं चाय की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से कॉफी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और जब हमारी कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो रही क्योंकि चाय सस्ती दिख रही है, तो यहां पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम अपना वो जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर लेते हैं कि सर ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्या कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड, इसका क्या चक्कर है। तो समझिए क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं अपनी क्वांटिटी कितनी कम कर रहा हूं। मतलब जब मैं कोई चीज सस्ती है तो मैं उसे ज्यादा खरीद रहा हूं, लेकिन जब वही चीज महंगी हो जाती है तो मैं उसे कम खरीदता हूं। लेकिन जब कोई दूसरी चीज से, कोई दूसरे फैक्टर की वजह से उसकी गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, कोई दूसरी चीज की वजह से उसकी प्राइस कम हो जाती है, मतलब ये चीज हम छोड़ देते हैं, इसकी डिमांड छोड़ देते हैं, तो इसकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आना ना दोस्तों। तो यहां पर वो जो लोग दूसरे चीज को कंजम्पशन कर रहे होंगे, जैसे इसके अंदर कॉफी कॉफी और चाय के अंदर लोग चाय पे कंजम्पशन कर रहे थे और चाय से कभी शिफ्ट हो रहे हैं कॉफी के ऊपर, और कॉफी से कभी शिफ्ट हो रहे हैं चाय के ऊपर, तो ये किसी एक बंदे की वजह से तो डिमांड नहीं बढ़ी। यहां पर तो क्वांटिटी थोड़ा कम करिए, डिमांड ही बदल दी है, गुड्स की डिमांड ही बदल दी है, क्वांटिटी कम नहीं करी। मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया, मैंने कॉफी पीना ही छोड़ दिया। जब चाय महंगी दिखी चाय पीना छोड़ दिया, जब कॉफी दिखी कॉफी पीना छोड़ दिया। बट प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी के अंदर बंदा कंजम्पशन कम करता है, छोड़ता नहीं है, यानी कि वहां पर क्वांटिटी कम करता है और यहां पर डिमांड कम करता है। आपको समझ में आया होगा, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आप एक दो बार इसको और रिपीट करके देखिएगा, आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरे तरीके का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट दूसरे तरीके का जो हमारा रिलेटेड गुड्स होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हमेशा पेयर्स में इस्तेमाल करे जाते हैं, जोड़े में इस्तेमाल करे जाते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा बेकार। जैसे मार्कर और इंक, कार और पेट्रोल, अगर, और ये प्रिंटर एंड इंक। अब आप समझिए कि ऐसे गुड्स जो पेयर में यूज करे जाते हैं, तो इनके अंदर किस तरीके से डिमांड कर्व बनेगा। तो समझिए, अभी हमको पता है ना कि यहां पर जिस गुड्स का कर्व बनाएंगे उसके प्राइस में चेंज नहीं आएगा। प्राइस में चेंज उस गुड्स की आएगा जो उसका क्लोज रिलेटेड होगा, यानी कि कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट गुड होगा।
चलिए देखते हैं, ये हमारा कर्व हो गया डिमांड और ये हमारा कर्व हो गया डिमांड। ठीक है, ये हमारा y ओरिजिन x एक्सिस, y ओरिजिन x एक्सिस, D1 D1 और ये D2 D2। अब हम जो यहाँ पर मान लीजिए जो हमको एग्जांपल दिया हुआ है, हम उसी का एग्जांपल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको दिया हुआ है प्रिंटर, तो हम जो डिमांड बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, प्रिंटर की। क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर, यहां पर भी लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर। ठीक है, सपोज जो क्वांटिटी मतलब प्रिंटर का जो क्लोज कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा हमारा, इंक। तो प्राइस ऑफ इंक, पहले हम इसे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज, और दूसरे में प्राइस ऑफ इंक, और इसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज। चलिए समझते हैं, सबसे पहले जब प्राइस जो है इंक की वो बढ़ती है तो क्या होता है। देखिए प्राइस जब इंक की बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लोग क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम कर देंगे तो प्रिंटर क्या करने के लिए दिखेंगे, देखने के लिए, प्रिंटर की डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी कि इंक की प्राइस में कमी आने की वजह से उसकी वो इंक की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, और उसकी डिमांड कम होने की वजह से लोगों ने प्रिंटर भी खरीदना कम कर दिया। यानी कि जैसे ही इंक क्या कहते हैं, इंक की डिमांड कम होगी, प्राइस की डिमांड भी प्रिंटर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रिंटर की तक खिसक जाएगा लेफ्टवर्ड। इसी तरीके से जब हमारे प्रिंटर की जो जो इंक है उसकी जब प्राइस कम होगी तो प्राइस कम होने की वजह से लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे ज्यादा, आप समझिए कि हमको जो बाहर से प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है उससे सस्ते में घर पे हो जाएगा, तो क्यों ना खरीदेंगे। तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, इंक की डिमांड बढ़ेगी, तो जब इंक की डिमांड बढ़ रही है तो साथ साथ किसकी डिमांड भी बढ़ेगी, प्रिंटर की भी डिमांड बढ़ेगी। और प्रिंटर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, प्रिंटर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी, प्रिंटर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, D2। ये हमारा y और ये हमारा P1। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, P1 और हमारी पहले जो क्वांटिटी वो क्या थी, Q1 पे थी, और यहाँ पर क्वांटिटी कम हो गई Q2 पे, क्योंकि हमारी जो इंक थी वो महंगी हो रही है, इसी वजह से हमने प्रिंटर भी खत्म कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। ये पहले A था, ये B पे शिफ्ट हो गया, हमारा लेफ्टवर्ड जा रहा है, और यहाँ पर जब A है यहाँ पर B पे जा रही है, राइटवर्ड जा रहा है। हम Q1 से Q2 पे जा रहे हैं जो कि लेफ्टवर्ड है। चलिए आई होप आपको ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम। समझिए इनकम के अंदर किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। जब किसी पर्सन की इनकम चेंज होती है तो उसके अंदर दो तरीके के एक्सपेक्ट हो सकते हैं। वो दो तरीके एक्सपेक्ट कौन कौन से होंगे, वो होंगे या तो इनकम क्या होगी, या तो इनकम इंक्रीज होगी, और या तो इनकम क्या होगी, या तो इनकम डिक्रीज होगी। समझ गए। तो इनकम फैक्टर क्या होता है, इनकम फैक्टर के अंदर जब इनकम चेंज होती है तो इनकम चेंज होने की वजह से ना बंदे दो तरीके के गुड्स के बीच में ना कैटेगराइज कर देता है कि हम इस दो तरीके के गुड्स को खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे। तो वो दो तरह के गुड्स कौन कौन से हैं, वो दो तरह के गुड्स हैं, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है हमारा इंफीरियर गुड्स। समझिए जब नॉर्मल गुड्स होगा, नॉर्मल गुड्स कौन सा होता है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। सर क्या पॉजिटिव रिलेशन, अरे जब इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा खरीदोगे इनको। सर क्यों खरीदेंगे ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल गुड्स इकोनॉमिक में माना जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी के गुड्स है। तो आप जब इनकम बढ़ेगी आपकी तो आप अच्छे तो गुड्स खरीदोगे। आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप गुप्ता जी बर्गर थोड़ा ना खाओगे, आप तो मैकडोनल्ड जाओगे। और जो हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स उन्हें माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि वो घटिया वस्तु है। घटिया वस्तु मतलब इनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, कि जब हमारी इनकम बढ़ती है
तो हम इनको कम खरीदेंगे। गुप्ता जी बर्गर नहीं खाएंगे, मैकडोनल्ड खाएंगे, तो हमने जो इंफीरियर गुड है उसको किस में डाल देंगे, गुप्ता जी बर्गर को, और नॉर्मल गुड्स को किस में डाल दिया, मैकडोनल्ड में। इसी का एग्जाम्पल लेते हुए हम पूरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अब समझिए, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जिनका इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो समझिए नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा बिहेव होगा जब इनकम बढ़ेगी, और नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा बिहेव होगा जब इनकम घटेगी। when income increases और when income decreases। देखिए, जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, तो अभी मैंने बताया कि नॉर्मल गुड्स के साथ हमारी इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी भाई साहब, बढ़ जाएगी, सिंपल। D2 आएगा भाई। प्राइस क्वांटिटी, क्वांटिटी ए पे था, ए से कहां शिफ्ट हो गया, बी पे शिफ्ट हो गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जब हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो इनकम कम हो जाएगी तो हमारी नॉर्मल गुड्स अब हम नहीं खरीद पाएंगे, हम वापस गुप्ता जी बर्गर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी नॉर्मल गुड्स के लिए। D2 पे शिफ्ट हो गया, D2 ये A था, ये B पे शिफ्ट हो गया, यानी कि कहाँ आ गया, राइटवर्ड आ गया। ये हमारा P1 था, पहले हम कितना खरीदे थे, Q1 खरीद रहे थे। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बढ़ी थी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं इंफीरियर गुड्स की तरफ। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इनको कम खरीदोगे, गुप्ता जी बर्गर कम खरीदोगे, और जब आपकी इनकम घटेगी तो आप इनको ज्यादा खरीदोगे, यानी कि जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप इनको ज्यादा खरीदोगे, गुप्ता जी बर्गर के पर शिफ्ट हो जाओगे। Y origin, x axis demand 1 demand 1 y origin x axis। तो जब हमारी इनकम क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज, और दूसरे में क्या होगा, इनकम डिक्रीज। जब इनकम इंक्रीज होगी तो हम इसको कम खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप नेगेटिव है, तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी पहले से हम कम खरीदेंगे। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा P1 है। अब जब हमारी इनकम क्या हो गई, इनकम डिक्रीज हो गई है, तो अब भैया हमको वापस औकात पे आना पड़ेगा, गुप्ता जी बर्गर वाले को इज्जत देनी पड़ेगी, और जब उन्हें इज्जत देंगे तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Q1 Q2 और ये P1, यहाँ पर ये राइट पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर A से B पे शिफ्ट हो रहा है, ना लेफ्ट वर्ड हो रहा था, और ये यहाँ से A से B पे शिफ्ट हो रहा है, और ये जा रहा है राइट वर्ड। आई होप आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। यही था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड को, बाकी सारे के सारे टॉपिक दोस्तों बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसको हम शो करते हैं T से। तो सिंपल है, जिस चीज के लिए भाई साहब आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छे होंगे, जिसको आप प्रेफरेंस देते होगे, उसकी डिमांड आपके लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी बढ़ेगी, है ना। जिस चीज के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे, उसके लिए आपकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और जिस चीज के लिए आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पॉजिटिव नहीं होंगे, उस चीज के लिए आपकी डिमांड कैसे होगी, नेगेटिव होगी। मान लीजिए जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज होते हैं, यानी कि टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड,
तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो इस समय क्या होगा, इसके अंदर हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारी डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ये हमारा D1 था, ये हमारा D2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा A था और ये हमारा B हो गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ये हमारा Q1 था भाई साहब, ये हमारा Q2 हो जाएगा और ये हमारा P1 है, P1 का P1 है। सिंपल। इसी का उल्टा क्या होगा भाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो रही है, और जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगी तो दोस्तों क्या होगा, हमारी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट न होने की जगह लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी डिमांड जब कम हो जाएगी तो इस समय क्या होगा, हमारा ये हमारा नया डिमांड कर्व आएगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, ओ क्वांटिटी डिमांड करो, चेंज इन डिमांड आएगा, और डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाई ओरिजिन एक्स एक्सेस, ये हमारा D1 और ये हमारा D2, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा P1 है, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा था, और यहाँ पर इससे हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इतना सिंपल था। जिस चीज के लिए हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा भाई साहब, हम उस चीज के लिए अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे, और जिस चीज के लिए हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा नहीं है उस चीज के लिए हम अपनी डिमांड क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाला टॉपिक बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन समझिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, और ये हमारा 5वां टॉपिक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को हम शो करते हैं ई से, यानी कि हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि किसी गुड्स के लिए जो मुझे खरीदनी है अभी, उसकी फ्यूचर में डिमांड कम होगी या बढ़ जाएगी। फिर से बताता हूं, जो चीज हमें अभी खरीदनी है फ्यूचर में उसकी डिमांड घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ये अनुमान लगा के हम आज की डिमांड डिसाइड करते हैं। सपोज मैं सोचता हूं कि जो क्वांटिटी की जो फ्यूचर में प्राइस है, देखिए प्राइस क्वांटिटी की अभी चेंज नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखना। हम उसी चीज, हम जिस गुड्स को बना रहे हैं उसी की प्राइस में अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन आज उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, और चेंज फ्यूचर में आए या ना आए हमें नहीं पता, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आज की डिमांड डिसाइड करते हैं। जैसे आप घर बना रहे हो, मान लो आप घर बना रहे हो। अब जब आप घर बना रहे हो तो आप ये देखते हो कि भाई साहब आज जो ईंटों के रेट हैं, ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक काम करते हैं, आज ईंटों के रेट ना 5 रुपए है, फ्यूचर में मुझे लगता है कम हो जाएगी, तो फ्यूचर में बना लेंगे, फ्यूचर में 4 रुपए हो जाएगी पर ईंट, तो फ्यूचर में घर बना लेंगे। बट अगर आपको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेंगे तो आप आज ही खरीद लोगे, यानी कि आज उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने घूमने का प्लान बनाया, और अभी जैसे ये विंटर वेकेशन चल रहा है, आपने घूमने का प्लान बनाया, लेकिन आपने एक्सपेक्टेड करा कि यार सारे लोग वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और हर जगह भरी पड़ी है, जैसे कि आपने देखा होगा मनाली, वैष्णो देवी, हर जगह तो भरा पड़ा है। तो जब आप वहां घूमने जाएंगे तो आपको हर चीज क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी, क्योंकि डिमांड उनकी बहुत सारा भरी पड़ी है। और जब वो महंगी मिलेगी, आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी फ्यूचर में उसके प्राइस कम हो जाएंगे, अभी महंगी मिल रही है ना, अभी तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो जब वहां घूमने जाने वाली जगह की प्राइस फ्यूचर में कम हो रहे होंगे तो आप फ्यूचर में घूमने जाओगे, आप कहोगे कि हम फ्यूचर में घूम लेंगे, तो आज उसकी डिमांड क्या करोगे, आप कम कर दोगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि भाई फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो आज आप उसकी डिमांड करोगे। तो यानी कि जब फ्यूचर प्राइस क्या होंगे, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होंगे, फ्यूचर प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और यहां पर फ्यूचर प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो जब फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होंगे तो आज उसकी डिमांड क्या करोगे आप भाई साहब, बढ़ा दोगे। आज उसकी डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, डिमांड को बढ़ा दोगे। यह हमारा क्या है, यह हमारा D1 है, यह हमारा D2 है, यह भी हमारा D1 D2, यह हमारा A था, यह हमारा B है। डिमांड कहां शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड, यानी कि हमने क्वांटिटी क्या कर दी, Q1 से Q2 पे शिफ्ट कर दी राइटवर्ड। हमारा प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी का उल्टा क्या होगा, जब हमारी फ्यूचर में प्राइस कम हो रही होगी तो भाई आज क्यों महंगा खरीदूंगा, फ्यूचर में खरीद लूंगा, थोड़ा इंतजार कर लूंगा। और जब फ्यूचर में प्राइस कम हो रही होगी तो फ्यूचर में प्राइस कम होने की वजह से हम उसका क्या करेंगे, आज की डिमांड क्या कर देंगे, आज की डिमांड को कम कर देंगे, यानी कि आज की डिमांड कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ये A है, ये B है, ये हमारा D2 है। तो D1 है भाई, तो D1 रहे, D1, ठीक है। और अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड, क्वांटिटी कम हो गई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको अपनी तरफ से याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैंने आपको बताया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि जब सिर्फ गुड्स की अपनी प्राइस में चेंज आता है ना, तभी क्वांटिटी डिमांड होता है। यानी कि ये जो मैंने 5 फैक्टर लिखवाए थे, इन 5 फैक्टर में से सिर्फ यही एक फैक्टर है पीएक्स, जिसकी वजह से चेंज इन डिमांड आता है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आता है। बाकी सारे जो ये फैक्टर हैं, इनकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड आता है। तो ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और ये हमारा चेंज इन डिमांड है, दोनों में फर्क है। तो हमारा वही डिफरेंस है कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में फर्क बताओ। तो भाई साहब, चेंज इन डिमांड क्या होता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है, प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है कि सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ गुड्स की अपनी प्राइस चेंज होती है। चेंज इन डिमांड के अंदर जो कर्व होता है वो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, उसके अंदर जो कर्व है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, या तो ऊपर जाएगा कॉन्ट्रैक्शन और या तो नीचे जाएगा एक्सटेंशन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद इंक्रीज इन डिमांड और एक्सटेंशन, इन दोनों में फर्क कर लीजिएगा। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है एक डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना, और एक्सटेंशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द कर्व डाउनवर्ड जाना। ये सिर्फ ये जो इंक्रीज इन डिमांड है अदर फैक्टर्स के कारण होता है। यहां पर प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है गुड्स की, और यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में। बाकी सिर्फ गुड्स की प्राइस क्या होती है, अब देखो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगी, कम होगी। प्राइस क्या होगी, कम होगी, चेंज नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे कम होगी। प्राइस डिक्रीज होने के कारण, गुड्स की अपनी प्राइस डिक्रीज होने के कारण एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है। और इसी तरीके से हम इस वाले क्या कहते हैं, इन दोनों को भी आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।